दोस्तों मेरे काफ़ी स्वागत है आपका और मेरे दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने लिंक क्लिक किया और आपने हमारा करंट अफेयर से वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। तो मेरे दोस्तों आपका समय व्यर्थ न करते हुए चलिए मैं आपको अगले पॉइंट पे लेके चलता हूं जो हमारे करंट अफेयर का 20 मिनट करंट अफेयर का पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है इसमें देख लेते हैं कि यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की जेलें जो हैं अब उनको सुधार गृह कहा जाएगा। ठीक है, उसमें ऐसे नियम लगाए जाएंगे जिससे जो कि कैदी बंद होते हैं उनके जीवन में सुधार हो, हाई लेवल उनका जो है अप हो, ना कि डाउनवर्ड उनका लेवल जाए। ठीक है, ही एक्सप्रेस दैट द नीड टू एस्टेब्लिश प्रिजन एज सुधार गृह या रिफॉर्म हो अब से उन जेलों को कहा जाएगा। अब जो कि ये जो सुधार गृह जो प्रिजन एक्ट बना था वो बहुत पुराना हो गया था, इसीलिए उसमें सुधार की जरूरत थी, इसलिए यह स्टेप उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसका रेफरेंस जहाँ से लिया है वो क्या कह रहा है। यूपी प्रिजन टू बी नोन एज रिफॉर्म होम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है सुधार गृह। ठीक है, अब इसमें जो है ये देखिए, इन प्रेजेंट टाइम द जेल एक्ट 1894 एंड द प्रिजन एक्ट ऑफ 1900 आर इफेक्ट कंसर्निंग प्रिजनर डिटेन्ड इन जेल। ठीक है, अभी तक कौन सा नियम चल रहा है? प्रिजन एक्ट 1894, मतलब उतना पुराना नियम चल रहा है अभी तक। ठीक है, एंड जेल एक्ट 1894 और प्रिजन एक्ट 1900 अभी तक उसी के हिसाब से जेलें चल रही हैं, उन्हीं के नियम के हिसाब से चल रही हैं। ठीक है, उसमें कोई रिफॉर्मेशन उसमें नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये सरकार ये कह रही है कि अब इतना पुराना नियम हो गया, उसी के आधार पर चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए जिससे कि कैदियों के जीवन में थोड़ा सा इसमें सुधार आ सके। क्योंकि लोग अगर जेल चले जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद उनका जीवन जो है लोग सोचते हैं कि बर्बाद हो गया, लेकिन उसी को अब उनका आने के बाद या उनका जो जेल में सुधार होता है उसको देख करके या वहाँ से आए तो उनके लिए कोई नई रोजगार की संभावनाएं दिया जाए। हो सकता है उससे संबंधित मुख्यमंत्री जी कुछ योजना बना रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जेल को अब सुधार गृह कहा जाएगा और जो पुराना जेल का नियम था यानी 1894 और प्रिजन एक्ट 1900 था उसमें सुधार करने की जरूरत है। इसी के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी। मेरे दोस्तों अब देखते हैं अगला पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपके एग्जाम के हिसाब से आ सकता है एग्जाम में ये। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है आपका कर्नाटक गवर्नमेंट से संबंधित। कर्नाटक गवर्नमेंट से संबंधित है। देखिए, कर्नाटक में नई सरकार बनी है अभी और वह काफी सारे नए नियम लेके आ रही है। अभी नारी शक्ति योजना लेके आई थी। शक्ति योजना में क्या था कि सभी महिलाओं का किराया बिल्कुल सरकारी बसों में माफ कर दिया गया है। ठीक है, चाहे उसमें एज का कोई इसमें फैक्टर नहीं है, सभी महिलाओं का किराया बिल्कुल माफ कर दिया गया है। ठीक है, द स्कीम एम्स टू, अब इसमें क्या है, कर्नाटका हाउसिंग सोसाइटी में क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च गृह ज्योति स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। अभी हाल ही में कर्नाटका ने कौन सी स्कीम लॉन्च किया है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए? तो वो है गृह ज्योति। कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो गृह ज्योति स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, अब जैसा नाम से स्पष्ट है, गृह ज्योति से कैसा क्या लग रहा है कि जो लोग गरीब हैं या जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते उनको घर बनवाने के लिए सब्सिडी देना, उनको पैसे प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट करना, यह इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर घर बनवाने का अगर सपोर्ट करना होगा तो किसी न किसी बैंक से उसको टाई अप करना पड़ेगा। ठीक है, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय कर्नाटका स्टेट और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी KSUDA। चूंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए कर्नाटका स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने HDFC बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके इस पहल पे काम करना शुरू कर दिया है और इस पहल का नाम क्या है? गृह ज्योति स्कीम। ठीक है मेरे दोस्तों, गृह ज्योति स्कीम किसकी पहल है? कर्नाटका स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और HDFC बैंक की पहल है। ठीक है, ये कितने लोगों को लाभ पहुंचाएगी? 25,000 लोगों को लाभ पहुंचाएगी और जिसमें 1,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है, लोन कितने का मिलेगा? 5 से 10 लाख का लोन मिलेगा और सब्सिडी 3 से 6% तक की मिल जाएगी। और यह जो भी काम हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वहां पे जो केरला की सरकार है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत और
कर्नाटका स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर के गृह ज्योति स्कीम लॉन्च की है, जिसमें 25,000 लोगों को बेनिफिट मिलेगा और उस योजना में 1,000 करोड़ का लागत आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों कर्नाटक सरकार ने किस स्कीम की लॉन्च की है, तो एक गृह ज्योति स्कीम की लॉन्च की है। कितने लोग उससे लाभान्वित होंगे, 25,000 लोग उससे लाभान्वित होंगे। किस बैंक के साथ कोऑर्डिनेट किया है, तो कर्नाटका स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एचडीएफसी बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके यह काम कर रही है। ठीक है, और यह किस योजना के अंतर्गत आता है, तो यह आता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यह आता है। इस तरीके से 4 क्वेश्चन बन गए दोस्तों इस एक सिंगल पीपीटी से। देखिए इसका, यहाँ के मुख्यमंत्री कर्नाटक के श्री सिद्धिरमैया है और उप मुख्यमंत्री शिव कुमार है, जो कि अभी जानते हैं, अभी हाल ही में इन लोगों का इलेक्शन के बाद इन लोगों की अपॉइंटमेंट हुआ है। इससे लेके विवाद भी हो रहा था, जिसमें शिव कुमार जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यह इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए आगे चलते हैं अगला पॉइंट लेकर के क्या है आपके बारे में। अगला पॉइंट है ऊर्जा से संबंधित। ठीक है, ऊर्जा कहाँ हुआ है, म्यूनिक में कुछ ऊर्जा से संबंधित कुछ डिस्कशन हुआ है, उसको देखते हैं क्या हुआ है। कि यह है सोलर एनर्जी से संबंधित है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आपको फिगर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इंटर सोलर कनेक्टिंग सोलर बिजनेस को कनेक्ट करने के लिए या ऊर्जा से संबंधित यह बैठक हुई थी। IREDA क्या होता है, IREDA पार्टिसिपेट इन इंटर सोलर यूरोप 2023 इन म्यूनिक। ठीक है, म्यूनिक कहाँ पे है बेटा, म्यूनिक है जर्मनी में। ठीक है, द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी टेकिंग पार्ट इन द इंटर सोलर यूरोप 2023। ठीक है, यूरोप में सोलर एनर्जी से संबंधित बैठक की गई थी, जिसको इंटर सोलर यूरोप कहा गया था। उसमें भारत की तरफ से IREDA ने भाग लिया। IREDA ने अभी कहाँ पे, म्यूनिक में जो आयोजन हुआ था किससे संबंधित हुआ था, तो इंटर सोलर सौर ऊर्जा से संबंधित बैठक हुई थी। ठीक है, किस एजेंसी ने भाग लिया था, तो IREDA ने भाग लिया था। ठीक है, द वर्ल्ड लीडिंग एग्जीबिशन फॉर सोलर इंडस्ट्री। ठीक है, अब कब से कब तक होना है इसको, 21 जून से 23 जून को। ठीक है, अब ये होना है 21 जून से 23 जून को तक ये चलेगा। 2 दिन का ये सौर ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रम चलेगा दोस्तों, इसमें भारत की तरफ से IREDA ने पार्टिसिपेट किया है और सौर ऊर्जा को और किस तरीके से प्रयोग में लाया जाए उसके बारे में नए तकनीक का, नए टेक्नोलॉजी के नए पहलुओं का इसमें डिस्कशन हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से इसको। हाँ, द इंटर सोलर यूरोप 2023 इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट ओवर 50,000 विजिटर एंड 1,500 एग्जीबिटर फ्रॉम मोर देन 150 कंट्री। मतलब 150 देशों के लोग इस एग्जीबिशन में आएंगे। ठीक है, इससे किससे संबंधित होगा, सोलर इंडस्ट्री फ्रॉम फोटोवोल्टिक एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, एनर्जी स्टोरेज एंड ई मोबिलिटी सॉल्यूशन। इस तरीके से ये नए विकल्प लेके आएगा। जैसे सोलर एनर्जी से सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि केवल सोलर प्लेट से लाइट लगा दिया और बिजली उत्पन्न हो रही है। बिजली उत्पन्न तो हो रही है, एक वो पार्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया, फोटोवोल्टिक एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, ये 2 और टेक्नोलॉजी, और ई मोबिलिटी सॉल्यूशन, ये तीसरी टेक्नोलॉजी। मतलब और सोलर एनर्जी किस तरीके से, उसका डेरिवेटिव कैसे निकाल के यूज किया जा सकता है, वो यहाँ पे बताया जाएगा। द इंटर सोलर यूरोप 2023 इज पार्ट ऑफ स्मार्टर ई यूरोप। ओके, the largest platform for energy industry, which also include exhibition and conference, electrical energy storage, power to drive Europe and e-mobility Europe, energy management। तो कुल मिला जुला के ये है कि IREDA पार्टिसिपेट करने जा रही है इंटर सोलर यूरोप 2023 में, जो कि म्यूनिक में होने वाला है। कब से कब तक, 21 जून से 23 जून तक। इसमें सोलर एनर्जी से रिलेटेड या सोलर एनर्जी से डेरिवेटिव और कौन से रूप हो सकते हैं, कौन से विभिन्न ऊर्जा में या विभिन्न स्रोतों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, उससे संबंधित यहाँ पे डिस्कशन होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इंटरनेशनल डे है ये सेक्सुअल वायलेंस का। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है ये। इसमें ये होता है कि द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए जिसको बोलते हैं, 19 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस मनाने को बोला है। ठीक है, इस तरीके से 19 जून को क्या पड़ता है, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस से संबंधित ये डे जो है वो 19 जून को मनाया जाता है। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं कि ये रेफरेंस जहाँ से लिया गया है, ये मैंने डायरेक्ट यूएन की वेबसाइट से ही इसको लिया हुआ है। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 19 जून को मनाया जाता है। दोस्तों क्या है ये, सेक्सुअल हरासमेंट एंड जेंडर बेस्ड हेट स्पीच, इससे संबंधित है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर ए टूल फॉर इम्पावरमेंट, इससे संबंधित है। 2023 का इवेंट इसमें किया जा रहा है। ठीक है, कब है ये, कब हुआ था, 10 एम टू 1.5 घंटे का इवेंट किया गया था 19 जून को। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से सेक्सुअल वायलेंस को ख़त्म करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, इसको याद कर लेना ये इस दिन को कि 19 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, मैस्कॉट लॉन्च फॉर 37th एडिशन ऑफ इंडियन नेशनल गेम्स। ठीक है, 37वें भारतीय राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभांकर जो है लॉन्च हो गया है। ठीक है, इसको लॉन्च कब हुआ है ये, द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर 37 नेशनल गेम्स इज ए विसन नेम्ड मोगा, इसका नाम क्या है, मोगा। ये शुभांकर है, इसका नाम है मोगा। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ गोवा, या गोवा की आइडेंटिटी को यह रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द मैस्कॉट वाज लॉन्च्ड बाय गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, 18 जून को इसका लॉन्चिंग हुई थी। द ऑफिशियल जर्सी फॉर द गेम्स वाज आल्सो, ऑफिशियल जर्सी भी इसकी लॉन्च हुई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 37वें खेल का शुभांकर का किस नाम से जाना जाए, क्या नाम है, तो है मोगा। ठीक है, किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसको लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, ये जहाँ से रेफरेंस लिया गया है उसका एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, द नेशनल गेम्स मैस्कॉट लॉन्च इन गोवा। ठीक है, द अनवीलिंग ऑफिशियल मैस्कॉट, देखिए इस तरीके से इसमें सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। ओके, आप यहाँ से भी इसको अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं डिटेल में। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सेंटर फॉर्म्स एक्सपर्ट कमिटी टू सजेस्ट रिफॉर्म और टू एट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, आर्बिट्रेशन लॉ, ये आर्बिट्रेशन लॉ क्या होता है, मतलब आर्बिट्रेशन लॉ क्या होता है, हस्तक्षेप। अब जैसे कि समझौता है, जैसे दो पक्षों में कोई विवाद हो गया और उनको तीसरी पार्टी आके समझौता करके अगर उसको सुलझा देती थी, तो वही आर्बिट्रेशन लॉ के अंतर्गत आता था। इसमें देखिए फैमिली मामले आते हैं, कॉर्पोरेट से संबंधित होते हैं, नौकरी से संबंधित विवाद होते हैं, तो वही सब इसके अंतर्गत आता है कि तीसरे की मध्यस्थता से किसी विवाद को सुलझा देना ही आर्बिट्रेशन लॉ कहलाता है। और उसमें आपको कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और कम समय में ही आपका मामले का समझौता हो जाता है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि इस आर्बिट्रेशन लॉ को जो 1996 में बना था उसको अब हम लोगों को उसमें अमेंडमेंट करना है, उसमें कुछ सुधार करना है, और इसको कितने दिन में करना है, 30 दिन में। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में कौन कौन से सदस्य हैं और कमेटी को कौन कौन लोग हेड कर रहे हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का ये न्यूज़ है और आप इसको देख सकते हैं कौन कौन हेड हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं इसकी, एक मिनट, और भी जानकारी के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, ये लाइव लॉ की वेबसाइट से मैं गया और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। हाँ देखिए, द कंपोजिशन ऑफ द कमेटी इज एन अंडर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्बिट्रेशन लॉ को का अमेंडमेंट के लिए
जो उसमें सुधार के लिए जो कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, किसके अंडर में हुआ था, तो डॉक्टर टी.के. विश्वनाथन। कौन है ये, फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एज ए चेयरपर्सन। इस अमेंडमेंट ये जो आर्बिट्रेशन लॉ है उसमें बदलाव के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसकी अध्यक्ष कौन है, ये डॉक्टर टी.के. विश्वनाथन है। ठीक है, और भी इसमें कितने सदस्य हैं, एन वेंकटरामन एसजीआई, गुरु बनर्जी सीनियर एडवोकेट, ए के गांगुली सीनियर एडवोकेट एंड बहराम वकील, ये सभी लोग इसमें हैं। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नीति आयोग भी रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, नीति आयोग का तो एक आदमी रहना जरूरी है, क्योंकि वहीं से सारे के सारे जो भी नई नीतियाँ बनती हैं, पॉलिसी बनती है, सब वहीं से बनती हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है मेरे दोस्तों, वो होते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो आर्बिट्रेशन लॉ है उसको चेंज करने के लिए कमेटी बन गई है, और उसको हेड करने वाले जो मैं अभी आपको नाम बताया था उसको आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है SBER बैंक, ये रूस का बैंक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये आपके लिए। SBER बैंक इंट्रोड्यूस इंडियन रुपी अकाउंट फॉर द इंडिविजुअल्स इन रसिया। ठीक है, अब जो SBER बैंक है वो रुपए में भी अकाउंट खोल रहा है। SBER बैंक अभी, और ये कर क्यों रहा है, क्योंकि इसे डॉलर में जो व्यापार हो रहा है उसे कम करना है। डी डॉलराइजेशन के मद्देनजर रसिया ने यह फैसला लिया है कि वो लोकल करेंसी को इम्पोर्टेंस दे रहा है। इसी के अंतर्गत तो चाइना, जापान आदि देशों के भी करेंसी को अपने यहाँ पे अकाउंट खुलवा रहा है। मतलब किस बैंक में, SBER बैंक में। ठीक है, द बैंक हैज ऑब्टेन परमिशन, इसने क्या RBI से परमिशन लेने के बाद भी वहाँ पे लोग रुपए में लेन देन कर सकते हैं, रुपए में निकाल भी सकते हैं और रुपए में जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, वहाँ की करेंसी क्या है, रूबल। ठीक है, वहाँ पे अगर पैसा निकालना है तो वहाँ बैंक से रूबल में निकलता था, जमा करना तो रूबल में जमा होता था, और उसको फिर बाद में जाके आपको फॉरेक्स में जाकर चेंज करवाना पड़ता था। अब वहीं से डायरेक्ट बैंक से ही आपको इसमें रुपए में डायरेक्ट मिल जाएगा। दिस मूव एक्सपेंड टू द रेंज ऑफ फॉरेन करेंसी अवेलेबल एज मॉस्को स्ट्राइव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द US डॉलर एंड यूरो। और वो क्या कह रहा है कि रूस डिपेंडेंसी का खत्म कर रहा है किस पे, US डॉलर और यूरो पे। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो ये नाटो संगठन है वो सभी रूस के खिलाफ है, यूक्रेन के युद्ध को लेकर के। ठीक है, और नाटो संगठन में अमेरिका भी आता है और यूरोप के शक्तिशाली देश आते हैं, जर्मनी हो गया और भी सारे, फ्रांस हो गया, ये सारे के सारे उसमें नाटो में आते हैं। और इसीलिए इसने यह फैसला लिया है कि मान लो अगर भविष्य में जो है, अगर नाटो देशों ने व्यापार बंद कर दिया, US ने हमसे व्यापार बंद कर दिया, तो एटलीस्ट लोकल करेंसी जिन जिन देशों से मैं व्यापार कर रहा हूँ उनसे तो डिपेंडेंसी हमारी उन पे बनी रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और हम लोगों के लिए भी एक कामयाबी है। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक रीजन होता ही है। अब देखते हैं, कमल किशोर चाटीवाल बिकम द न्यू MD ऑफ IGL। ठीक है, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड के ये नए MD बने हैं। कौन, कमल कुमार चाटीवाल। ये हैं कमल कुमार चाटीवाल जी, और ये IGL गैस लिमिटेड के नए MD बने हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, IGL गैस के नए MD कौन बने हैं, उनका नाम है कमल किशोर चाटीवाल। अगला देखते हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबंधित एक पॉइंट है। दोस्तों आकाशवाणी और दूरदर्शन आपको पता ही होगा, जब हम लोग छोटे थे तो सभी समाचार, सभी चीज़ें आकाशवाणी दूरदर्शन पे ही आती थी, और एक सप्ताह में शुक्रवार या शनिवार को एक मूवी आती थी, वो हम लोग देखते थे। शक्तिमान आता था, वो हम लोग देखते थे। और समाचार ज़्यादा नहीं आते थे, जितना अब आता है उतना पहले नहीं समाचार आते थे। अब तो इतना समाचार आता है कि आदमी को याद हो जाए, और फालतू समाचार बहुत आते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, आकाशवाणी और दूरदर्शन को टॉप ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में इसको घोषित किया गया है। ठीक है, DD India and All India Radio has been recognized the most reliable electronic media organization in India according to 2023 edition of the Reuters Institute of Digital New Report। Reuters इंस्टीट्यूट की डिजिटल रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन को मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, पब्लिक ब्रॉडकास्ट DD India एंड ऑल इंडिया रेडियो आर अमंग दोज विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट। मतलब इस पे ज़्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, जो क्योंकि अब ये सरकारी है और ये
जो समाचार ये लोग देते हैं या जो कार्यक्रम करते हैं बिल्कुल टू दी पॉइंट होता है, और इसमें ज़्यादा ऐड और ज़्यादा दुनिया भर का तामझाम नहीं रहता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा ये न्यूज़ मैंने जहाँ से लिया है उसका रेफरेंस एक बार दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छे से इसके बारे में पता लग जाए। तो ये हमने लिया है बॉलीवुड से। देखिए, आकाशवाणी एंड दूरदर्शन टॉप ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ये तो आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे प्रमोटिंग सस्टेनेबल कुजीन एंड फूड सिक्योरिटी। ये फूड सिक्योरिटी से संबंधित एक डे है। इसका नाम क्या है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। कौन सा डे है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज ए इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस दैट टेक प्लेस ऑन 18 जून। ठीक है, हर साल 18 जून को यह सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर है 18 जून को मनाया जाता है। यह फूड और एग्रीकल्चर से संबंधित होता है और यूएनजीए यानी उंगा एडॉप्टेड द रिजोल्यूशन ऑन दिसंबर 21 2016 एंड डिजिग्नेटेड इन जून 18 जी। ठीक है, तो 21 दिसंबर 2016 को इसके बारे में रिजोल्यूशन पास हुआ था, लेकिन ये पहली बार मनाया गया था 18 जून को मनाना शुरू हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं जहाँ से ये न्यूज़ ली गई है। यूनाइटेड नेशन से डायरेक्ट ये न्यूज़ ली गई है मेरे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया जाता है। इसकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। व्हाट इज सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, आप ये भी देख सकते हैं। हाउ यूएन वर्क्स इन सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी। आप इससे अधिक अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं अबाउट द सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका इंटरनेशनल फादर डे। दोस्तों, फादर्स डे मनाया गया इंटरनेशनल फादर डे। जून 18 को इंटरनेशनल फादर डे भी मनाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उससे लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गीता प्रेस से संबंधित एक क्वेश्चन है। इसमें यह कहा गया है कि गीता प्रेस पब्लिशर ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट टू गेट गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज किसे मिला है, गीता पब्लिकेशन कहाँ पे स्थित है, गोरखपुर में। और जो धर्म से संबंधी हिंदू धर्म से संबंधित किताबें होती हैं वो मैक्सिमम गीता प्रेस में ही छपती हैं। ठीक है, गीता प्रेस इज द रेसिपेंट ऑफ द गांधी पीस प्राइज फॉर 2021। ठीक है, इसका जो ज्यूरी जो पुरस्कार जो अवार्ड देने की जो ज्यूरी थी उसको उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, इस तरीके से गीता प्रेस इज नॉन प्रॉफिट पब्लिशिंग हाउस विच सेल्स रिलीजियस हिंदू बुक्स एट लो कॉस्ट। ठीक है, कम से कम कीमत में जो हिंदू धर्म की किताबें हैं वह गीता प्रेस में आसानी से उपलब्ध हैं, और इसीलिए इसको जो है गांधी पीस प्राइज मिला हुआ है। ये देखिए, ये मैंने डायरेक्ट पीआईबी से ये खबर छपी हुई है, 18 जून 2023 की खबर है ये। गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 टू बी कन्फर्ड ऑन गीता प्रेस गोरखपुर। ओके, jury headed by Prime Minister Narendra Modi recognized contribution of the 100-year-old institution in promoting Gandhian ideas of peace and social harmony। ठीक है मेरे दोस्तों, ये है उसके बारे में जो भी अवार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी इस यहाँ पे दी गई है पीआईबी वाली वेबसाइट पे। आप यहाँ पे जाके नोट कर सकते हैं इसके बारे में और भी डिटेल में अगर आपको चाहिए तो। लिए मेरे दोस्तों आपको ये बता दें अगला पॉइंट क्या है। अगला है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। 18 को इस तरीके से हम लोग देखते हैं दो तीन डे मनाए जाते हैं। एक तो इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, मतलब जून 18 को मनाया जाता है। हेट स्पीच का डे कब मनाया जाता है, तो जून 18 को हेट स्पीच का डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे मतलब हेट स्पीच काउंटरिंग करने के लिए कब डेट मनाया जाता है, तो है 18 जून को हेट स्पीच काउंटर डे मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी यूएनजीए के द्वारा ही स्थापित किया गया है। ठीक है, द रिजोल्यूशन वाज बिल्ट ऑन यूएन स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन ऑन हेट स्पीच लॉन्च ऑन 18 जून 2019। ठीक है, 18 जून 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी
और यह इसलिए हर साल 18 जून को ही मनाया जाता है मेरे दोस्तों। तो देख लेते हैं ये कहाँ से, जहाँ से भी मैंने लिया है इसका सोर्स। मैंने अब यहाँ पे जो जो मटेरियल तैयार होता है वो 3-4 न्यूज़पेपर से लिया जाता है ताकि इसकी विश्वसनीयता बनी रहे। इसीलिए दोस्तों आप देखिए पहले पेपर में ये है, आप यहाँ से डायरेक्ट जा करके इसके बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। ये है कि मध्य प्रदेश टॉप नेशनल वाटर अवार्ड इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी। मध्य प्रदेश को नेशनल वाटर अवार्ड मिला है बेस्ट कैटेगरी का, ठीक है। इसलिए मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई हो इस ऐसे अवार्ड के लिए। क्योंकि देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, अगला मेन पॉइंट क्या है। मध्य प्रदेश टॉप्स नेशनल वाटर अवार्ड्स इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी, ठीक है। मध्य प्रदेश हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2023। बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला हुआ है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन कौन अवेलेबल था यहाँ पे इस अवार्ड सेरेमनी में, तो ये बता देते हैं आपको। देखिए ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ वहाँ पे मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस द 4th नेशनल वाटर अवार्ड 17 जून का इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और उड़ीसा को क्या मिला है, उड़ीसा गंजम डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड इन द 4th वाटर अवार्ड 2023। इस तरीके से मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट का दर्जा मिला हुआ है वाटर अवार्ड में, और उड़ीसा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है उसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला हुआ है वाटर अवार्ड में 2023 में। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये पॉइंट जहाँ से लिया है मैंने उसको एक बार रेफरेंस के लिए आपको भी दिखा देते हैं, ताकि आपको और डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ये IBC 24 मध्य प्रदेश को मिलेगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। CM शिवराज सिंह ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। वहाँ के CM है कौन, शिवराज सिंह। प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। बता दें कि जल संसाधन के प्रबंधन, संरक्षण और संवर्धन पर यह पुरस्कार दिया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है। इतनी बड़ी उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। तो मेरे दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। मेरे दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तब तक पढ़ते रहिए दोस्तों। और एक एक पॉइंट जो भी मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बताए हैं, जो रेफरेंस दिया है उस पर भी आप एक बार जाके देख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चाहे प्री पेपर हो चाहे मेंस पेपर हो, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।